नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। मौसम बदल रहा है कई रियासतों में। कहीं जाड़े में बारिश इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि सैलाब से तबाही आ जाएगी। कभी जाड़े का मौसम होता है तो कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुल्क की कई रियासतों में मौसम की वजह कर काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है, चाहे केरल हो या आंध्र प्रदेश हो, उससे पहले उत्तराखंड में। लेकिन मौसम सिर्फ जो माहौलियात है उसका नहीं बदल रहा, बल्कि मौसम सियासत का भी बदल रहा है। और सियासी मौसम जब बदलता है तो कई बार इसके माने कुछ के कुछ निकल आते हैं और सियासी मौसम के बदलाव का बहुत ज़्यादा असर आवाम की, यानी हमारे आपकी, इस मुल्क के शहरियों की ज़िंदगी से जुड़ा होता है। जैसा आप सभी को मालूम है, लगातार हम अपने प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि आने वाले साल में, यानी 2022 का जो साल आएगा, उसका इस्तकबाल ही हम 5 रियासतों में होने वाले चुनाव से करेंगे। और इन 5 रियासतों में मणिपुर है, गोवा है, पंजाब है, उत्तराखंड है। लेकिन जो नाम मैं सबसे आखिर में ले रहा हूं, ये लास्ट जरूर है लेकिन लीस्ट नहीं है। दिस इज नॉट द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, दिस इज उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे मुल्क की सियासत का महवर माना जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जिसने जीत लिया उसने दिल्ली भी जीत लिया। और ऐसा जो आंकड़े हमें बताते हैं कि ऐसा बहुत बार सच भी हुआ है, बहुत बार, कई बार। तो क्या इस बार 2022 के इंतखाब में उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार आदित्यनाथ जो वहां के वजीर आला हैं वो वज़ीर आला बन पाएंगे? क्या फिर से एक बार बीजेपी को इक़्तिदार मिल पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ये कि इस बार अखिलेश यादव या प्रियंका या मायावती या कोई और चेहरा होगा, या कोई और पार्टी या कोई और कोalition होगा। उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां भी हो रही हैं और लगभग कई पार्टियों के रैलियों में काफी भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। और इस भीड़ में कभी हाईवे यानी एक्सप्रेस वे या हाईवे, इसको गिनाया जा रहा है अपने कारनामे के तौर पे, कभी अस्पतालों को गिनाया जा रहा है कारनामे के तौर पर, कभी यूनिवर्सिटीज को गिनाया जा रहा है कारनामों के तौर पर। लेकिन क्या सिर्फ इससे ही बात बन जाएगी? चूंकि चुनाव के इस डिबेट में, चुनाव के इस माहौल में अब एंट्री हो गई है मथुरा की। इसी पर आज अगले आधे घंटे बातचीत। तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे, चूंकि जिस तरह का एक ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने, उस ट्वीट में जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ वो अपने ट्वीट के जरिए से बताना चाहते हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी को अब इसका सहारा एक बार फिर से लेना पड़ेगा। तो क्या ये मान के चला जाए कि उत्तर प्रदेश के चुनावी सियासत में, जिस चुनाव की अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन इस बात का ऐलान हो गया है कि हम मथुरा की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ ऋषि मिश्रा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रेम कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट, और डॉक्टर कौशल मिश्रा बीजेपी के तर्जुमान है। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और आपको लग रहा होगा कि शायद मैंने किसी और पार्टी के लोगों को बुलाया नहीं, समाजवादी पार्टी का कोई चेहरा नहीं है, कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन यही सियासत है। सियासत में आपको खुली छूट होती है कि जिस टॉपिक को, जिस विषय को आप चाहें तो बिल्कुल गले लगा लें और जिस विषय को आप चाहें तो छोड़ दें। शायद कांग्रेस या समाजवादी ने इस विषय पर ना बोलना तय कर लिया है, और या कोई और भी वजह हो सकती हो, लेकिन बहरहाल वो हमारे साथ नहीं है। हमने कोशिश की कि वो हमारे साथ रहें। कौशल मिश्रा, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। ये केशव प्रसाद मौर्य का जो ट्वीट है, इसका इस मौसम में, जो कि चुनावी मौसम कहा जा रहा है, इसमें इस ट्वीट की महत्वता क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा साफ मतलब है कि जिस तरह से जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ अयोध्या में, तो अयोध्या का कायाकल्प हो गया है। जिस तरीके से काशी में काशी विश्वनाथ के मंदिर का कायाकल्प हो रहा है, उसके साथ साथ पूरी काशी का विकास हो रहा है। मथुरा में भी उसी कायाकल्प करने की एक कोशिश है। और हम अपने हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान के आराध्य देवों के मंदिरों का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार अगर हम नहीं कर पाएंगे तो दुनिया में हम कहां जाएंगे।
तो मुझे लगता है कि इसमें श्रद्धा, इसमें भक्ति, इसमें विकास, इसमें जनहित, जन भावना सब कुछ मिला जुला के है। तो इसको किसी भी एक आइसोलेटेड चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आप देखिए, जिन लोगों को राजनीति करनी थी वो कोई भी आज इस पर जी। बात करने के लिए नहीं आए। हम्म। यही राजनीति है। बिल्कुल सही कहा। इससे क्या पता चलता है? हम्म। हम तो कह रहे हैं कि हम मथुरा का विकास करना चाहते हैं। हम्म। हमारे उत्तर प्रदेश के जो दूसरे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जा रहे हैं हमारे विपक्ष में, माननीय अखिलेश यादव जी, मैं माननीय इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि माननीय है। आप ये देखिए कि वो खुद यदुवंश के हैं और कृष्ण भगवान भी यदुवंश के थे। उन्हीं की धरती को सजाने की बात हो रही है, उन्हीं के जन्म स्थान को बनाने की बात हो रही है, और वो राजनीति के चक्कर में इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते। तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसमें आपका हिस्सा किस दरवाजे से है, किस तरीके से है? यानी एक ट्वीट कर लिया तो काफी है, या क्या तैयारी है इसमें आपकी? हेलो, हाँ, इसमें आपकी तैयारी क्या है? किस तरह की तैयारी है? हमारी तैयारी सब तरफ से है। एक, लोगों का ओपिनियन बनाना, लोग वहां के क्या चाहते हैं, वहां के लोगों को तैयार करना, जो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं उनसे वार्ता करना। जैसे उन्होंने बड़ा दिल दिखा करके राम जन्मभूमि में सपोर्ट किया है, जैसे काशी विश्वनाथ में वो सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे मुझे यकीन है कि ये जो हिंदुस्तान के हमारे साथी हैं वो सब कृष्ण जन्मभूमि में भी सहयोग करेंगे और वहां पर भी एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो बात की कि हम फला तारीख को वहां जाना चाहते हैं, फिर आप ही की सरकार है, आपकी सरकार ने वहां पुलिस बिठा दिया, पहरा लगवा दिया, 144 नाफिज करवा दिया आपकी सरकार ने। तो देखिए, कानून व्यवस्था अपना काम करती है और जन भावना अपना काम करती है। तो ये ट्वीट किस तरफ है? ये ट्वीट वहां के जनता की आवाज है, जो वहां की जनता चाहती है। ये ट्वीट वहां के डिप्टी सीएम की आवाज नहीं है, ये डिप्टी सीएम की ही आवाज है, वहां की जनभावना को लेते हुए। क्योंकि जब तक लोग तैयार नहीं होंगे, जब तक वहां के लोग साथ में नहीं होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम लोगों को साथ बुला रहे हैं, लोग साथ होंगे तो ये जरूर होगा। चलिए, ओके, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ जो दो और मेहमान हैं मैं उनके पास जाना चाहूंगा। हमारे साथ ऋषि मिश्रा हैं और प्रेम कुमार जी भी हैं। ऋषि मिश्रा, मैं आपके पास पहले आना चाहता हूं इस बात को लेकर। एक हमने पूरी स्थिति तो स्पष्ट कर ही दी है, सब लोग जान रहे हैं, बात वाजे है। मैंने ये भी बता दिया कि हमारे साथ और कुछ जो पॉलिटिकल मेहमान थे वो नहीं आ पाए, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जो हमने इसमें एक नाम दिया है आज की इस डिबेट का कि यूपी इंतखाबात में मथुरा की एंट्री, आप इससे मुत्तफिक हैं? देखिए, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, साथ डॉक्टर हैं और देश के जाने माने डॉक्टर हैं, और इनको तथ्य को जानकारी नहीं है। थोड़ा डिबेट में आने से पहले उनको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। अयोध्या को लेकर उन्होंने भी कहा कि अयोध्या में बहुत डेवलपमेंट हुआ है जब से राम मंदिर की निर्माण हुई है। डॉक्टर है, इनको मालूम नहीं है कि अयोध्या के 40 से 50% बच्चे जो हैं माल न्यूट्रिशन जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। तो ये पहले डॉक्टर है, पहले नेता से पहले डॉक्टर हैं, तो इनको ये ऐसे बयान नहीं देना चाहिए कि अयोध्या में पूरा डेवलपमेंट हो गया है और अयोध्या में आज भी 50% बच्चे जो हैं माल न्यूट्रिशन जैसे गंभीर मुद्दे से जूझ रहे हैं। अब आता हूँ आपके टॉपिक पे। देखिए, बीजेपी में योगी और केशव प्रसाद मौर्य का जो टसल है, दोनों में बड़ा हिंदुत्व ब्रांड कौन है, इसके लिए अब लड़ाई छिड़ रही है। और इतना मेहनत करने के बाद केशव प्रसाद मौर्य 2017 में सीएम क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वो हिंदुत्व ब्रांड में योगी जी से पीछे मतलब हो गए थे। दूसरा महत्वपूर्ण बात आजम भाई ये है कि वेस्टर्न यूपी में जिस प्रकार से कौमी एकता पे प्रहार किया गया था 2013 के दंगों में, उसका फायदा बीजेपी को 2014 और 2017 के चुनावों में मिला। इसी कौमी एकता को मथुरा जो है वेस्टर्न यूपी में आता है, कौमी एकता को तोड़ना चाहती है, क्योंकि कौमी एकता जिस प्रकार से किसान आंदोलन के बाद जो बनी है वेस्टर्न यूपी में, उससे बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान है। और उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है 2019 लोकसभा चुनाव में। यदि आप
वेस्टर्न यूपी के कुछ सीटों को देखेंगे जहां जाट और मुसलमान और हिंदू मुस्लिम एकता का एक होके बीजेपी के विरुद्ध में वोट दिया है, बीजेपी की सफाया हो गई है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुरादाबाद डिवीजन में देख लीजिए, बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई और बसपा का एक नेता जो है करीब करीब 5 लाख से अधिक मतों से जो है 51% उनको वोट मिला था। दानिश अली, यदि मैं सही हूं तो कहीं न कहीं बीजेपी जो कौमी एकता बनी है वेस्टर्न यूपी में उससे परेशान है। और उत्तर प्रदेश के लिए कहावत बहुत ही प्रचलित है कि जिसने वेस्टर्न यूपी को फतह कर लिया उसी को लखनऊ में ताज मिलता है। लखनऊ के ताज के लिए बीजेपी का इंटरनल पॉलिटिक्स है और योगी और केशव प्रसाद की जो रिफ्ट है, कौन बड़ा हिंदुत्व का ब्रांड है, उसकी भी लड़ाई को मैं इस बयान से जोड़ कर देखता हूं। चलिए, डॉक्टर कुणाल, आपने सुना ये बात, अगर आप कुछ कहना चाहते हो ऋषि मिश्रा के कहने के बाद तो आप कह सकते हैं, फिर मैं प्रेम जी के पास जाऊंगा। ठीक है, इन्होंने हेल्थ इंडेक्सेस की बात की है। हेल्थ इंडेक्सेस एक दिन में चेंज नहीं होते हैं। हेल्थ इंडेक्सेस एक पूरे सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की बात अगर ये करना चाहते हैं तो फिर अयोध्या के डेवलपमेंट की बात मत कीजिए ना, फिर अयोध्या के डेवलपमेंट की बात मत कीजिए डॉक्टर साहब। आप पार्टी प्रवक्ता बाद में, डॉक्टर पहले। ऋषि जी पहले तो सुनिए कि जो आपने कहा। नहीं, आप नए प्रवक्ता बने हैं ना, इसलिए ज्ञानवर्धन कर देता हूं। मेरी ये जिम्मेवारी, पत्रकारों की जिम्मेवारी बनती है यदि पार्टी के प्रवक्ता सही ढंग से अपनी बातों को नहीं रखे तो ज्ञानवर्धन करने का काम वरिष्ठ पत्रकारों का होता है। चलिए, अब और कुछ बोलना है आपको या मैं बोलना शुरू करूं? नहीं, आप बोलिए, आप हिंदू मुसलमान कीजिए। जिस तरीके से अगर आप हेल्थ इंडेक्सेस की बात करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंडेक्सेस बेहतर हो रहे हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये 2-4 दिन, 5 दिन या महीने, साल, 5 साल में ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हेल्थ इंडेक्सेस को ठीक होने में टाइम लगता है। सबसे बड़ा हेल्थ इंडेक्सेस का एग्जाम्पल है गोरखपुर, जहां पे आपने हमेशा सुना होगा मस्तिष्क का ज्वर होता था, बच्चे बिना ऑक्सीजन के मर गए थे। एक मिनट, जहां बच्चे बिना ऑक्सीजन के मर गए थे। डिबेट का अगर आप करना चाहते हैं, आप मेरी बात खत्म होने के बाद मैं आप दोनों को थोड़ा रोकना चाहूंगा। देखिए, ये आप दोनों इसको ज्ञान की लड़ाई मत बना लीजिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बहुत सारे पैरामीटर्स में जो ग्रोथ का पैमाना है उसमें कहीं पीछे है, कहीं आगे है। ठीक है, मैं फिर इस पर कभी बात कर लूंगा कि डेवलपमेंट कितना है। ह्यूमन इंडेक्स क्या कह रहा है यूपी के बारे में, पूरे देश के तमाम रियासतों में यूपी का नंबर का वो भी बता दूंगा। ह्यूमन इंडेक्स जो है यूपी का लास्ट नंबर 2 पे है, पहले पे बिहार है और दूसरे पे उत्तर प्रदेश है। जी बिल्कुल, मैं ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि आज मेरा वो मौजू ही नहीं है। फिर भी प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने जो आज मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि यूपी इंतखाबात में मथुरा के एंट्री, एक तरफ एक तंजीम है जो कहती है, पहले से घोषणा कर देती है कि हम फला तारीख को ये काम करने जा रहे हैं, फिर वहां की सरकार है वो वहां पर जो है 140 जो है लगवा देती है, 144, और वहां पर पुलिस का पहरा है। ये सब कुछ चुनाव से थोड़ा पहले हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? विशाल जी, इस बात का निश्चित मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति में एक नया मुद्दा, वो भी धार्मिक मुद्दा जोड़ रही है, क्योंकि पूरे 5 साल तो इस मुद्दे को लेकर काम नहीं किया गया। अगर इतने गंभीर थे, इतनी जरूरत थी और मंदिर की वजह से कायाकल्प हो जाता है, विकास हो जाता है, तब तो वो नैरेटिव सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में होना चाहिए। उस पर काम तो करते नहीं दिखे, न तो उत्तर प्रदेश में काम करते दिखे इस नैरेटिव के साथ। तो निश्चित रूप से ये एक मजबूरी की बात है चुनाव में, चूंकि हर तरह से जो खबर आ रही है वो कि सत्ताधारी दल को डराने वाली खबरें आ रही। जितने मैं ओपिनियन पोल्स की भी बात लूं तो लगातार जो ओपिनियन पोल्स आए हैं उसमें बीजेपी की स्थिति चिंताजनक होती चली गई है। हालांकि अभी लोग बहुमत में दिखा रहे हैं कि उनको बहुमत आ सकता है, लेकिन काफी कांटे का संघर्ष और उनकी अंदरूनी जो रिपोर्ट है उसमें भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो एक नई बात वो गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसका निश्चित रूप से ये भी मतलब है कि जब बीजेपी को विश्वास है कि इस नारे के साथ हम चलेंगे तो उनको सफलता मिलेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ऐसा है नहीं जी। आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उसके बाद कई सरकारें बर्खास्त हुई थी और जनता ने जब तुरंत चुनाव हुए तो बीजेपी की सरकारों को दोबारा सत्ता में नहीं लाया, बल्कि उस जजमेंट को सही ठहराया। उसके बाद भी
लगातार चुनाव होते रहे। पिछला जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए तो कोई मंदिर का नारा लेकर के नहीं आए, वो विकास का नारा लेकर आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नारा लेकर के आए। 2019 में भी बीजेपी जीती लोकसभा के स्तर पर, तो उसमें राष्ट्रवाद प्रमुख था, विकास भी था। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर खुद बीजेपी अगर सोचती है कि वो मंदिर के मुद्दे पे चुनाव जीत जाएंगे, तो ये एक गलत रणनीति है, हताशा ही हो सकती है। इसका मतलब है कि उनका विकास का जो नैरेटिव था वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, इसलिए ऐन वक्त पर एक नया नारा गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ मतलब नजर आता है। जी ऋषि मिश्रा, जो प्रेम जी ने कही है बात, बहुत हद तक जो उन्होंने देखा और लोगों ने भी इस चीज को महसूस किया था, देखा था, जाना था, वो बिल्कुल पिक्चर सामने रख दी उन्होंने कि जब अयोध्या वाला मामला हुआ तो उसके बाद चुनावी नतीजे किस तरह से सामने आए। लेकिन मेरा आपसे सवाल ऋषि मिश्रा ये है कि मुद्दा तो मुद्दा है, और जो आवाम को या वोटर को कनेक्ट करे और उससे सियासी फायदा मिल सके, अगर ऐसा लग रहा है जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि इससे फायदा उठाने की कोशिश है, क्या मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का कोई एक पैरामीटर है जिससे यह नापा जा सकता है कि हाँ इस मुद्दे से फायदा हो सकता है? क्योंकि अगर डिप्टी सीएम इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है। एक तो आपने बता दिया कि अंदरूनी मतलब शेर कौन सवा शेर कौन, इसकी भी लड़ाई है, लेकिन मेरा सवाल दूसरा ये है। देखिए, यदि आप भाजपा के जितने भी चुनाव भाजपा ने लड़ी है, जिसमें बीजेपी ने फतह पाया है, तो कहीं न कहीं